वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है शंट कैपेसिटर फिल्टर। लास्ट क्लास के अंदर हमने एल फिल्टर के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब शंट कैपेसिटर फिल्टर से क्वेश्चन क्या बनता है, आपको एक तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, किसके लिए, फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पर रिपल फैक्टर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो शंट कैपेसिटर फिल्टर का सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। ये रहा आपका रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम तो आपको आता ही है ना। तो यहाँ हमने क्या करा है, एक रेक्टिफायर कंसिडर कर लिया। यहाँ से इसका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इस रेक्टिफायर के पैरेलल और लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल आपको यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, कैपेसिटर कनेक्ट करना है। इस सर्किट डायग्राम को ही शंट कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं। और ये भी आपको पता है ना कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उससे जो हमें वेव मिल रही थी वो किस तरह से मिल रही थी, आपने इनपुट ये डाला था और आपको आउटपुट में इस तरह का पल्सिंग वेव मिल रहा है। अभी पल्सिंग वेव है तो डीसी, पर इसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एसी इसके अंदर इंक्लूड है। इस एसी अमाउंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्दर इसमें कुछ सर्किट कनेक्शन को यहाँ पे एड ऑन करते हैं, जो कि इसको परफेक्ट डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह से शंट कैपेसिटर फिल्टर है, वहां पे फुल वेव रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपको क्या करना है, कैपेसिटर कनेक्ट करना है। ये ही आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर कहलाता है। इसको राइट डाउन करो। इन दिस द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट एंड आल्सो पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस। समझ आ गया। एंड ड्यूरिंग द कंडक्शन द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। जैसे ही यहाँ पे कंडक्शन मतलब जैसे आप यहाँ से आउटपुट जो डीसी वोल्टेज है वो प्रोवाइड करवाते हो सर्किट में, तो ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। चार्ज होगा तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कब तक चार्ज होता रहता है, जब तक कि ये इसकी पीक वैल्यू तक ना पहुंच जाए। क्लियर है ना, क्योंकि आपको पता है जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रॉपर्टी को रखता है। सो ड्यूरिंग द कंडक्शन द कैपेसिटर स्टार्ट्स charging and store energy in the form of electrostatic field, and the capacitor will charge to its peak value because the charging time constant is almost zero. So now this is circuit diagram। ये रहा आपका पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर और दिस इज लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज या करंट फाइंड आउट होता है। इन दोनों के पैरेलल में हमने कैपेसिटर को कनेक्ट करा है। इसका ये आप वेव डायग्राम भी ड्रॉ करना कि इस तरह से हमें आउटपुट वेव फाइंड आउट होता है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका कैपेसिटर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर फुल चार्ज हो रहा है, तो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। तो आप इसको भी मेंशन करो कि ड्यूरिंग द नॉन कंडक्शन the capacitor will discharge through the load resistor, and thus in this way the capacitor will maintain constant output voltage, ठीक है। and the shunt capacitor filter use the property of the capacitor which block DC and provide low resistance to AC। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट को ब्लॉक करता है। वाई, बिकॉज जो रिएक्टेंस है एक्सी हम बोलते हैं ना, 1/ओमेगा सी, जो रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को तो ब्लॉक कर देता है और एसी को क्या करता है, आगे पास होने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी रहेगी, वीएम रहेगी, ठीक है। तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद अगेन ये क्या होगा, डिस्चार्ज भी होगा। so when its voltage exceed the voltage of the diode, then the capacitor transfers the voltage of the diode। this process is called discharging। अब डिस्चार्जिंग में हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो वोल्टेज डिस्चार्ज है वो कितना है, v इक्वल टू वी एम ए की पावर माइनस का t अपॉन आर एल सी, ठीक है। ये आर एल सी यहाँ पे डिस्चार्ज टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए की पावर माइनस एक्स है, इसको 1 माइनस एन एक्स माइनस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन वी हियर वी अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन। यदि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, हाई टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर दे, केवल दो ही टर्म को हम कंसिडर करें, तो 1 माइनस एन एक्स, एन क्या है यहाँ पे माइनस का 1, और एक्स यहाँ पर क्या है टी अपॉन आर एल सी। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, e की पावर माइनस एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रही हूँ और इसको वी एम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ।
तो आगे हमने यहाँ पे क्या करा, ए की पावर माइनस एक्स को 1 माइनस टी अपॉन आर एल सी की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। नाउ वी एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर एल सी यहाँ पे ग्रेटर देन है एल से, और हमने हायर वोल्टेज टर्म को नेग्लेक्ट कर दी, क्यों, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन में और भी टर्म आपके ऐड ऑन होगी, ठीक है। और वी एम को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। टी यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू वोल्टेज ड्रॉप और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वी एम। ये हमने एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करा है, दिस इज अगेन फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और मिनिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, वी एम माइनस वी एम टी अपॉन आर एल सी। बेसिकली यहाँ पर क्या नोटिस किया गया कि जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है, कहाँ से, वी एम से लेके वी एम माइनस वी एम टी अपॉन टू आर एल सी। और ये जो ग्राफ फाइंड आउट हो रहा है, दिस इज स्वतुत वोल्टेज की तरह, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि लीनियरली बढ़ रहा है फिर ड्रॉप हो रहा है, फिर लीनियरली बढ़ रहा है फिर ड्रॉप हो रहा है, फिर लीनियरली बढ़ रहा है फिर ड्रॉप हो रहा है, मतलब एक फिक्स पीक वैल्यू तक जाकर फिर ये गिर रहा है, ठीक है। इस तरह का जो ग्राफ है उसे हम बोलते हैं सॉटूथ वोल्टेज ग्राफ, ठीक है। So thus the output voltage across the load resistance will have the fluctuation between Vm and Vm minus Vmt upon RLC. So by the graph, this fluctuation voltage can be considered a mixture of the direct voltage जो हमें मिल रहा है उसे हमने VDC से डिफाइन करा है, ठीक है। और द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होज पीक वैल्यू इज, उसका पीक वैल्यू क्या है VMT, ये पीक वैल्यू कितना आ रहा है VMT अपॉन 2RLC, ठीक है। सो दिस इज द VDC। बट रिपल फैक्टर के लिए तो आपको VRMS भी पता होना चाहिए और VDC पता होना चाहिए। तो VDC तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, अब VRMS हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो VRMS कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले हमने पीक वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज यहाँ पे डिफाइन कर दी कि ये वैल्यू है वो पीक वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज है बाय दिस ग्राफ, ठीक है। So by the graph of the ripple voltage, this is approximately sawtooth voltage। देखो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया, दिस इज AE और इसका जो वैल्यू है पीक वैल्यू विच इज VMT अपॉन 2RLC, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो T/2 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमने स्मॉल t डिस्टेंस लिए, तो ये रिमेनिंग टाइम कितना रहा T/2 माइनस का t। अब यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल है एक AEF एंड सेकंड ट्राइंगल है बी, सॉरी, AEC। फर्स्ट ट्राइंगल तो ये रहा, सेकंड है BDC। तो दोनों ही ट्राइंगल में बात करूँ तो सी ट्राइंगल दोनों का सेम है, ठीक है। ट्राइंगल AEC और मैं बात करूँ इसके अंदर BDC में ट्राइंगल D, दोनों भी क्या है, इक्वल है। इसी के साथ साथ बेटा हम बात करें, ये ट्राइंगल आपका A और ये ट्राइंगल आपका B, तो ट्राइंगल A किसके बराबर है, ट्राइंगल B के बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, C कॉमन है, 90 डिग्री है, A और B दोनों इक्वल है। देखो हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, देन द रेशियो ऑफ देयर आर्म्स विल बी इक्वल। कैसे, ये AE अपॉन BD, AE अपॉन BD, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन BD, AE अपॉन BD इक्वल टू EC अपॉन DC, EC अपॉन DC, ठीक है। अब AE ये रहा कंप्लीट वैल्यू विच इज VMT अपॉन 2RLC, ये हमने पुट कर दिया। BD इतना सा डिस्टेंस है, दिस इज V हमने कंसीडर करा है, ठीक है। EC टोटल कैपिटल T/2 है, ये हमने पुट कर दिया। ये वाला कितना रहेगा T/2 माइनस का T। इसको अब सिंप्लीफाई करो, मैथमेटिकल है ना। अपने पास टर्म क्या है, VMT अपॉन 2RLC इट्स डिवाइड बाय V, दिस इज इक्वल टू T/2 अपॉन T/2 माइनस का T। तो ये तो इजी है, इधर इधर क्या करा T/2 है, ठीक है। और नीचे जो है इसका 2 का हमने एलसीएम लिया तो t माइनस स्मॉल 2t इट्स डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो t अपॉन t माइनस 2t आपके पास रिमेनिंग टर्म रहेगी, ठीक है। और ना इसको हम मोर सिंप्लीफाई करें और v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कर लोगे ना, v हमने कैसे कैलकुलेट करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, दिस इज वैल्यू ऑफ v। बट हमें तो v RMS चाहिए, यही होता है ना। ये देखो 0 से t वी स्क्वायर डी टी की पावर हाफ, और ये आपने मीन वैल्यू निकाली है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ये देखो इसका स्क्वायर था बट रूट से हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब अंदर हमारे पास ये टर्म रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई करी। स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे टी माइनस का 4, टी स्क्वायर की जगह टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा, माइनस का 4t, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, इसकी पावर है हाफ। ठीक है, तो ये रही आपका टर्मिनोलॉजी। नाउ वे अप्लाई द लिमिट, पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करो, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करो। लोअर लिमिट में तो वैसे भी तीनों टाइम 0 हो जाएगी, तो केवल अपर लिमिट अप्लाई कर दो। स्मॉल टी को हमें क्या करना है, कैपिटल टी से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टी क्यूब प्लस 4 टी क्यूब बाय 3 माइनस का 4, एक कैपिटल टी है यहाँ पे, दो और कैपिटल टी हो जाएंगे तो टी क्यूब बाय 2। ठीक है, 4 को 2 से कैंसिल करा तो 2 बचा। टी क्यूब को मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे टी क्यूब तीनों के अंदर है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर हमारे पास टर्म क्या बची, 1 प्लस 4/3 माइनस का 2 की पावर हाफ। इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 का एलसीएम लिया तो 3 प्लस 4 माइनस का 6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब में से एक को हटाया तो हमारे पास केवल 2 बचा, और इसको हमने सिंप्लीफाई करा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है ये देख लो, यहाँ पे कितना है, 7 माइनस 6 मतलब 1। ठीक है, तो 1/3 की पावर हाफ, इट मीन इट्स रूट 3। तो वी एम टी अपॉन 2√3 आर एल सी। वी आर एम एस पता लग गया, वी डी सी पता है, तो रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर लो। क्या करना है, आर इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वी डी सी, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है, टी अपॉन 2√3 आर एल सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर द शंट कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आप रिपल फैक्टर की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। कैसे, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी से। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो टी है वो कितना होता है, 1/2f, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है, 1/f। तो यहाँ पे कैपिटल टी को रिप्लेस कर दो। पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट कर ले। हाफ वेव के लिए क्या करें, इस टी को हमें पुट करना है 1/f, तो हमने यहाँ पे इसको 1/f पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करा तो कितना आ रहा है, 0.288 अपॉन एफ आर एल सी। तो बेसिकली रिपल फैक्टर इज inversely proportional to load resistance and frequency and capacitance constant. Similarly for the full wave rectifier, t equal to 1/2f पुट करो, t की जगह हमने 1/2f पुट करा, इसको सिंप्लीफाई करा तो और भी कम आ रहा है, 0.144 अपॉन एफ आर एल सी। बट दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो रिपल फैक्टर है this is inversely proportional to 1/f, रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एल। मैं बात कर, रिपल फैक्टर हमें कम चाहिए ना बेटा, हाँ, तो लोड रेजिस्टेंस यदि आपका इन्फिनिटी है तो रिपल फैक्टर आपका कितना आएगा, 0। और रिपल फैक्टर 0 है, इट मीन वो प्योर डीसी है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो कहीं ना कहीं शंट कैपेसिटर फिल्टर भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, so the above relation show that the ripple factor R is inversely proportional to frequency and the load resistance RL and the capacitance constant C. If we put RL equal to infinity, then R equal to क्या है, 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, डायरेक्ट वोल्टेज एट द कैपेसिटर इज इक्वल टू द पीक वैल्यू विच इज Vm।